हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 3 सितंबर की प्रीलिम बूस्टर डिस्कशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। आज का पहला आर्टिकल बात करेगा एक अभ्यास के बारे में, जिस अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास। तो ये एक एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि किसके किसके बीच में होता है, कहाँ इस बार ये एक्सरसाइज हुई, क्या इसका रोल है, क्या इसकी रेलेवेंस है। ये 4 सवाल अगर आपसे मैं पूछूं और इसका आप सही जवाब दे सकते हो तो आपको टॉपिक कवर्ड है। तो पहली बात, युद्ध अभ्यास इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। भारत और यूएसए के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। कहाँ हुई है इस बार? तो अलास्का में हुई है। भारत की जो रेजिमेंट यहाँ पहुंची वो थी मद्रास रेजिमेंट। और माउंटेन में जो बैटल होती है उसके ऊपर प्रिपेयर करना, एंटी ड्रोन वॉरफेयर के लिए तैयार करना, ये सब एक्सरसाइज बार की गई यहाँ पर। तो इसका रेलेवेंस क्या है, क्यों आखिर इतने जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं? देखो, दो देशों के बीच में अगर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी डेवलप होगी कि इन्हें पता लगेगा कि सामने वाली आर्मी किस तरह ऑपरेट करती है, क्या उनके काम करने का तरीका है, क्या सिस्टम्स हैं। और दोनों ही देशों में करीबी बढ़ने का बेस्ट एग्जाम्पल है कि कितने एक्सरसाइज साथ में करते हैं। जब मैंने बात बोली तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कितनी ज़्यादा करीबी के साथ ये लोग इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा गौर करो, ये एक्सरसाइज इससे पहले आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में और इवन HADR में, यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर में रिलीफ पहुंचाने के लिए भी अलग अलग तरह की एक्सरसाइज हम अमेरिका के साथ करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अभी रिश्ते कितने भी खराब हों, लेकिन हमारे पास मौका है कि हम इन चीज़ों को दोबारा रिबिल्ड कर पाएं। जैसे एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार है, एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है वो मालाबार है, इसके अलावा स्लैविक्स है, कोप इंडिया एयरफोर्स की इंडिया और यूएसए के बीच की एक्सरसाइज है, रेड फ्लैग एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। इसके अलावा टाइगर ट्रायम्फ, इंडिया और यूएस की तीनों सर्विसेज मिलके, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये मिलकर एक्सरसाइज करते हैं कि अगर मान लो सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, तो उस सिचुएशन में जो सपोर्ट चाहिए होगा कहीं पर, तो उसे हम कहेंगे HADR ऑपरेशन, यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ। तो इन पे भी साथ में एक्सरसाइज होती है। तो काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पर इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो बहुत स्पेशल बनाता है इस पार्टनरशिप को। तो ये याद हो गया होगा आई थिंक, युद्ध अभ्यास क्या है, इंडिया यूएस के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, और इस बार ये अलास्का में हुई है। इससे पहले राजस्थान में हुई थी कौन सी, युद्ध अभ्यास। और ये बाकी उसके अलावा और जो एक्सरसाइज होती है ये भी हमने थोड़ा सा कवर कर लिया। अब अगला टॉपिक शुरू करें इससे पहले की इन्फॉर्मेशन, टीचर्स डे आने ही वाला है और पीडब्ल्यू आपके लिए ढेर सारे ऑफर लाया है इस टीचर्स डे पे। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज में 70% तक का डिस्काउंट है। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रहार जैसा कोर्स जो अराउंड 23,000 का है, आपको केवल 6,999 में मिल रहा है। टाइटन जो कम्प्लीटली इंग्लिश का कोर्स है वो भी 6,999 में मिल रहा है। और अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है संकल्प केवल 12,499 में, और पिनाकल जो एक इंग्लिश का कोर्स है 12,499 में। तो इन दोनों में आपको 70% तक डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो आपको इस नीचे लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप पिन कर सकते हैं, पिन लिंक में आप क्लिक करके अपने आपको एनरोल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इनमें नंबर्स पर। इसके अलावा अगर प्रारंभ की तैयारी करना चाहते हैं, जो 3 साल का पूरा कोर्स है, इस पर 53% का डिस्काउंट है। ये आपको केवल 27,999 में मिल जाएगा। अगेन इट्स अ होलिस्टिक कोर्स, 3 साल तक का पूरा कोर्स आपको पूरी तरह से तैयार करेगा। इवन ऑप्शनल के बैचेस पर 59% तक छूट मिल रही है, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश की बात करें, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, PSIR, इन सभी में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आपको भारी छूट देखने को मिलेगी। कोर्सेज केवल 9,499 रुपये में भी उपलब्ध हैं। आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप इस तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा आप जो सृजन की हमारी टेस्ट सीरीज वाले प्रोग्राम्स हैं उनको ज्वाइन करें, तो आप वो केवल 9,499 में ज्वाइन कर सकते हैं 2026 के लिए। तो ये थे ऑफर्स, और अब आते हैं प्रमुख मुद्दे के ऊपर, जो है हमारा युद्ध कौशल। हमने देखा युद्ध अभ्यास इंडिया अमेरिका के बीच में हुआ। युद्ध कौशल क्या है? युद्ध कौशल इंडियन आर्मी की खुद की एक्सरसाइज है। ये इन लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के इलाके में किया कि भाई अब हमारी आर्मी खुद भी तो एक्सरसाइज करेगी ना, सामने वाली कंट्री के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ सके, कि भाई हम उनसे सीख सकें, वो हमसे सीख सकें और चीज़ें बेहतर हो सकें। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खुद की एक्सरसाइज है अपनी कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस को लेकर कि आप कितने तैयार हैं, किस हद तक आप प्रिपेयर्ड हैं वॉर के लिए। तो यहाँ पर ये हुआ अरुणाचल प्रदेश में युद्ध कौशल 3.0 इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया। और इस ऑपरेशन का प्रमुख उद्देश्य था कि कैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी डेवलप हो, कैसे बेहतर तरीके के साथ आप चीज़ों को इंप्रूव कर पाएँ। खासतौर पे अगेन यहाँ भी फोकस था ड्रोन सर्विलेंस के ऊपर, प्रिसिशन स्ट्राइक के ऊपर, कि भाई क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, तो ड्रोन की सर्विलेंस उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो नज़र रखने के लिए, कैसे परफेक्ट स्ट्राइक कर सकते हो निशाने पे बिना आसपास डैमेज पहुंचाए।
एयर लिटरल एक्टिविटीज़ या ऑपरेशन जैसे ड्रोन्स के पहुंचाने की बात हो, और बैटलफील्ड मैनेवर्स, इसके ऊपर काम किया गया। और इसी बार एक खास बात हुई जो हुई अश्नि प्लेटून का डेब्यू। अश्नि पेट्रोल प्लेटून्स क्या है, तो ये असल में एक ऐसा इंटीग्रेशन है जिसमें कि भारत को बैटल में बहुत फ़ायदा मिलेगा। कैसे? क्योंकि इन्होंने पहली बार ऐसा किया कि ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, एआई को यूज़ करोगे, आप ड्रोन्स को यूज़ करोगे जो कि सपोर्ट करेंगे इंडियन आर्मी को, तो उससे आपके पास कॉम्बैट स्किल्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अश्नि प्लेटून्स की जब बात आए तो अश्नि प्लेटून्स इंडियन आर्मी में जोड़े गए हैं, और ये भारत के द्वारा खुद बनाई गई चीज़ें हैं जिसके तहत आप अपनी वेपनरी सिस्टम्स को, अपनी कॉम्बैट स्किल्स को और बेहतर कर पाओ। अगेन, युद्ध कौशल क्यों रेलेवेंट है, तो ये आपको हाई एल्टीट्यूड अरुणाचल जैसे इलाके में जहां आपको चाइना से खतरा हो सकता है, या सियाचिन का जो बैटलफील्ड है, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, उन जगहों पर आपको प्रिपेयर करता है। ये आपको मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में बताता है। आप बेहतर और नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना सीख रहे हो, उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, जो आपको बहुत ज़्यादा केपेबल बनाएगा। तो उस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये भी, युद्ध कौशल। युद्ध अभ्यास, युद्ध कौशल, दोनों का अंतर आई थिंक क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जिसे कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी बड़ी बड़ी सल्तनत यहाँ पर आकर हार गई, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो रशियंस हो, चाहे वो अमेरिकन्स हो। और इस इलाके के साथ अपना एक और समस्या है, यहाँ पर अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं, और यहाँ पर एक और बहुत भयानक अर्थक्वेक आया जिसमें 800 लोगों की जानें चली गई, 2000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। तो आखिर क्यों यहाँ बार बार ऐसे अर्थक्वेक्स आते हैं? तो देखिए, अफगानिस्तान की लोकेशन जो है ना, वो एक एक्टिव फॉल्ट लाइन पर है, जहाँ पर यूरेशियन प्लेट, देखिए आमतौर पर ऐसे था कि यहाँ एक प्लेट थी, फिर यूरेशिया की प्लेट यहाँ पर आकर एंटर करती है। तो जहाँ पर ये इन दोनों का टकराव जहाँ पर हुआ, वहीं पर आपके फिर हिमालय बने, हिमालय माउंटेन्स बने, दो प्लेट्स आपस में टकराई, और यही जब टकराई तो एक उभार हुआ। दो पन्नों को आप जोड़ते हैं तो बीच में थोड़ी सी हाइट बढ़ जाती है, ठीक वही हुआ। और यहाँ पर भी दो प्लेट टकराए, यूरेशियन प्लेट टकराए आज से 45 मिलियन साल पहले। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पर जमा है, क्योंकि देखो दो चीज़ें, मान लो एक ये है, एक ये है, ऐसे बढ़ा आगे की तरफ तो टकराएंगे, तो फिर थोड़ा सा हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया, जो आज के हिमालय बन गए, यंगेस्ट माउंटेन्स। बट इसके अलावा यहाँ बहुत सारा स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस और ये रीजन ऐसा है जहाँ से अक्सर सेस्मिक एनर्जी निकलती रहती है, जिसकी वजह से इस इलाके में भूकंप आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी तक 12 से ज़्यादा अर्थक्वेक 1990 से आए हुए हैं, जो 7 से भी ज़्यादा रिचर स्केल पे हैं, जो बहुत हाई हैं, खासतौर पे हिंदू कुश का जो रीजन है वहाँ पर। तो ये टेक्टोनिक प्लेट जो टकराई थी, ठीक है, अलग अलग प्लेट से हमारी धरती बनती है, तो यूरेशियन प्लेट जब टकराई थी तो वहाँ हिमालय बना। इसके अलावा यहाँ जो रीजन है उसमें स्ट्रेस काफ़ी था, और उस स्ट्रेस की वजह से यहाँ भी अभी भी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है अर्थ के ब्लॉक्स में, जिस ब्लॉक्स की वजह से अक्सर हम देखते हैं अर्थक्वेक आता है। और क्योंकि रीजन ऐसा है जो फॉल्ट लाइन के पास है जहाँ दोनों प्लेट्स टकराई थी, तो इस कारणवश, मैं आम भाषा में बता रहा हूँ, जहाँ प्लेट्स टकराई थी, इसलिए चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप अर्थक्वेक की बात करें, 3 तरह के मेजर अर्थक्वेक माने जाते हैं, 2 तरह के, एक शैलो और एक डीप। डीप मतलब ज़मीन के बहुत गहराइयों में जो अर्थक्वेक होता है, वो अर्थक्वेक जब तक सरफेस तक आता है तब तक एनर्जी लूज कर देता है। लेकिन एक शैलो क्वेक जो 0 से लेकर 70 किलोमीटर तक के रीजन में होता है, वो तुरंत सरफेस तक पहुंच सकता है, और सेस्मिक वेव्स, एस वेव, पी वेव्स जो अर्थक्वेक आने पे आती हैं, वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकती हैं। तो इसलिए ये अगेन एक शैलो क्वेक था, जिसकी वजह से तुरंत वो जो वेव्स हैं वो सरफेस पे आ गई, जिससे कई लोगों की जान गई, अफगानिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। और जो ज्योग्राफी है अफगानिस्तान की, वही कारण है इतने ज़्यादा अर्थक्वेक्स आने का। तो ज्योग्राफी में क्या कहानी है, तो देखो ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। पहली बात तो हमने यहाँ पहुँचने की कोशिश की, तो हम कैसे जाते हैं, हम नीचे यहाँ ईरान से चाबहार पोर्ट तक हमने एक रोड बनाया ताकि हम वहाँ से अफगानिस्तान एंटर करें। और अफगानिस्तान में जब तालिबान से पहले सिविलियन गवर्नमेंट थी, एक सरकार थी जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध थे, उसके बाद वहाँ पर तख्ता पलट हो गया, वहाँ तालिबान आ गया। तालिबान को हम मानते नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर फिर भी हमने इनको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की। तो इसको लेकर कुछ ज़रूरी चीज़ें, एक तो ये लैंडलॉक कंट्री है, इसके बॉर्डर्स किन देशों के साथ मिलते हैं, तो देखिए यहाँ पर है वखान कॉरिडोर, ये लोकेशन याद रखिएगा, वखान कॉरिडोर, ठीक है। यहाँ आपको जाहेदान वाला इलाका मिलेगा, जरांज दलराम हाईवे, जहाँ जाहेदान के आगे से हमने बनाया जरांज दलराम हाईवे, ताकि रीजन जुड़ सके। तो इसके आसपास तुर्कमेनिस्तान है, तजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है और चाइना है। इंडिया का रीजन अभी हालांकि पाकिस्तान के कब्जे में है, पर ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट कंट्री है, जो 2 बड़े बड़े एरियाज़ को जोड़ती है, साउथ एशिया को, सेंट्रल एशिया को और वेस्ट एशिया को। ये इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट नौशाक। मेजर रिवर्स में आमू दरमिया, हेलमंड और काबुल यहाँ से बहती है। खैबर पास और शबर पास वो जगह हैं जहाँ से पूरे रीजन को जोड़ सकते हैं। तो अफगानिस्तान का लोकेशन इनको सबसे इम्पॉर्टेंट बनाता है जियोपॉलिटिकली। हर देश इन पे कंट्रोल चाहता है ताकि वो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया
और वेस्ट एशिया तक अपनी पहुंच बढ़ा सके। यानी आप इधर से वेस्ट एशिया में ईरान जा सकते हो, सेंट्रल एशिया में आप कजाकिस्तान तजिकिस्तान के हिस्से में जा सकते हो, नीचे आप साउथ एशिया में तो हो ही, अफगानिस्तान खुद साउथ एशिया का पार्ट है। तो ये है अफगानिस्तान की बात। और आप बढ़ते हैं विक्रम के पास, विक्रम 32। तो विक्रम 32 एक सेमीकंडक्टर बिट चिप बनाई गई भारत की, इसरो की जो सेमीकंडक्टर्स लैब है SCL, उसने इसको बनाया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये प्रेजेंट किया गया। ये इंडिया की सेल्फ रिलायंस जर्नी है। हम कह रहे हैं हम सेमीकंडक्टर्स खुद से डेवलप करेंगे, उसकी ओर एक बड़ा कदम है। सेमीकंडक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में, हर एक चीज़ में जो आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ करते हो वहाँ आपको सेमीकंडक्टर्स चाहिए। चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवीज हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे आपकी एरोस्पेस इंडस्ट्री हो, हर एरियाज में। और सेमीकंडक्टर्स बनाने के ऊपर दबदबा है ताइवान का और उसके बाद चाइना का। तो चाइना का दबदबा होने की वजह से कई लोग चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स और जगह भी बने, और चाइना इस मोनोपोली का इस्तेमाल करता है दूसरों को डरा कर धमका कर। तो भारत चाहता था कि हम भी अपनी खुद की सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू करें, जिससे हमारी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम हो। अभी हम कहते हैं कि हम तेल बहुत इंपोर्ट करते हैं, पर भविष्य में हम तेल से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंपोर्ट करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा बोझ रहेगा वो इंपोर्ट्स, तो वो घटा के हम खुद से उसे डेवलप करना चाहते हैं। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये एक सेमीकंडक्टर्स मिशन लॉन्च किया गया था, ISM, और बोला गया था कि भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में एक हब बनेगा। इसके लिए हमने जो ग्लोबल इंडस्ट्री एसोसिएशन है सेमी, इसके साथ भी काम किया। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किसने होस्ट किया? एक नीति ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस सेमी ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन है, दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत करी। और इनका काम ये है कि इंडस्ट्री वाले हों, पॉलिसी मेकर्स हो, साथ आए और इन चीज़ों पर काम करें, जिससे और बेहतर पार्टनरशिप होती है। जो कॉन्फ्रेंस हुई इस बार की सेमीकॉन इंडिया की जो कॉन्फ्रेंस थी, मेती और किसने किया? सेमी ने। सेमी कौन है? वो ग्लोबल सेमीकंडक्टर एसोसिएशन। तो यहाँ पर इस बार कोशिश की गई कि और डिस्कशन हो और इन्वेस्टमेंट आए, तो भारत की कई कंपनियां इसमें फोकस कर रही हैं। तो इस बार कई बड़े लेवल पर इसको शुरू किया गया और यहीं पर विक्रम 332 की बात हुई। तो विक्रम 332 क्या है, ये किसने डेवलप किया? तो SCL जो इसरो की सेमीकंडक्टर्स लैब है उसने डेवलप किया। क्या करता है ये असल में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है स्पेस ऑपरेशंस के लिए, फ्यूचर के मिशंस के लिए। ये दिखा रहा है कि भारत कैसे तेज़ी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है। ये हमारा सेमीकंडक्टर्स है, ये 32 बिट आर्किटेक्चर का है। तो 32 बिट जो चंक होते हैं उनको ये कैलकुलेट कर सकता है। ये बड़े बड़े काम चुटकियों में कर सकता है। लॉन्च व्हीकल्स, स्पेस सैटेलाइट्स में काम आएगा। हालांकि अभी वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है ये इससे बहुत आगे निकल चुकी है। ये अराउंड 2000s के आसपास, जब 2001-2 में ये चिप तभी डेवलप हो गए थे। तो अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं, बट एटलीस्ट हमने शुरू तो कर दिया है। और ये ऑब्वियसली हम ये चीज़ भी खुद में नहीं बनाते थे, ये भी हम इम्पोर्ट ही करते थे। तो अब इसको हम बना रहे हैं, तो हम धीरे धीरे और इसको अपस्केल करेंगे और मॉडर्न लेवल तक लेके आएंगे। तो 32 बिट ये जो एक विक्रम चिप है ये हमारे लिए बहुत काम आ सकती है स्पेस सेक्टर में, और इसलिए इसको इसरो ने डेवलप किया है। पर हमें सेमीकंडक्टर्स चाहिए हर एक क्षेत्र के लिए, तो इसलिए बहुत रेलेवेंट है भारत के लिए चिप का अनावरण और इसकी शुरुआत जो भारत कर रहा है। कई सारी प्राइवेट कंपनियां भी इसमें अब कूद रही हैं, तो ये बहुत रेलेवेंट होगा भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली भी, और हमारी डिपेंडेंस कम करेगा चाइना जैसे देश के ऊपर। इसको लेकर ही इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। हमने 76,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए हैं। नीति इसको लीड कर रहा है। क्या करना है कि सेमीकंडक्टर्स का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करना है, ताकि हम डिपेंडेंट ना रहें दूसरे के ऊपर। भारत ने 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं 6 राज्यों में, जहाँ 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हमने इन्वेस्ट किया है, जिसमें उड़ीसा में पहला सिलिकॉन कार्बाइड फैब बनने वाला है। वर्ल्ड क्लास आप सेमीकंडक्टर्स डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें टेस्टिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, स्टार्टअप को सपोर्ट मिल रहा है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि इंजीनियर्स ऐसे हों जिनको पता हो कि भाई सेमीकंडक्टर्स कैसे बनाने हैं। हमने इन्वेस्टमेंट के लिए ग्लोबल कंपनीज को मनाया है कि भाई चाइना के अलावा यहाँ भी इन्वेस्ट करो, नहीं तो चाइना पर ओवर डिपेंडेंट हो जाओगे। तो ये चीज़ें शुरू की गई हैं। तो हमारा जो इंडियन सेमीकंडक्टर्स मिशन है, इसके अंदर हमने क्या किया है, कुछ स्कीम्स लॉन्च करी हैं कि भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स लगेंगे, भारत में कैसे डिस्प्ले फैब्स लगाए जाएंगे, कैसे जो हमारे में इसकी असेंबली लाइन है वो खड़ी होगी। सेमीकंडक्टर फैब क्या होता है? तो फैब असल में फैक्ट्री को ही कहते हैं। फैक्ट्री का जो कोर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है ना किसी सेमीकंडक्टर्स का, उसे हम फैब कहते हैं, जहाँ पर कई सारे प्रिसाइज टूल्स होते हैं जिससे आप इस तरह के प्रोसेस को पूरा करके आप एक चिप बना सकते हो। क्योंकि चिप जो है ना लेयर बाय लेयर बनती है, एक लेयर बनेगी, फिर दूसरी लेयर बनेगी, फिर तीसरी लेयर बनेगी। इसे कहते हैं सिलिकॉन वेफर्स,
जिसके तहत ये लेयर्स बनती है, सिलिकॉन वेफर्स। तो उस पूरे सिस्टम को हम सेमीकंडक्टर फैब कहते हैं। तो इस सेमीकंडक्टर फैब बनाएंगे हम, डिस्प्ले फैब बनाएंगे जिसमें हम टेस्टिंग कर पाएँ, मार्किंग कर पाएँ, पैकेजिंग कर पाएँ, अपने लोगों को ट्रेन कर पाएँ, वो सब चीज़ें होंगी। इसके अलावा आपने डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च करी है ताकि आप सिलिकॉन जो आपके जो आप लेयर्स बनाते हो सिलिकॉन वेफर्स, उसको और बेहतर तरीके के सारा प्रोसेस कर पाओ। तो ये सब लॉन्च किया है किसके द्वारा? भारत की सरकार ने प्रयास किया है इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन को देखते हुए। मीट इसको लीड कर रही है। और विक्रम 32 किसने बनाया? इसरो ने बनाया। तो अभी इन सब का काम थोड़ा और तेज़ी से होना बाकी है। ठीक है, अगला टॉपिक है सेरेब्रो। भारत में हर साल बहुत से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, सिर में चोट लग जाती है, तो ब्रेन इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन भारत में हर कोई एमआरआई कराता भी नहीं है, कई लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आईसीएमआर जो इंडिया की मेडिकल रिसर्च काउंसिल है, उसने एम्स के साथ मिलके और बायोस्कैन के साथ मिलके एक पोर्टेबल डायग्नोस्टिक टूल बनाया है जो कि ब्रेन इंजरीज को स्कैन कर पाए। जैसे अचानक से कोई चोट लग गई, रोड पे कोई गिर गया, कोई माइल्ड कंकशन आ गया, जिससे कि बाद में चल के किसी को जानलेवा बीमारी तक हो सकती है। उसको अचानक से डायग्नोज करने के लिए कोई एमआरआई लैब जाएगा, तब तक कोई लोग भूल जाते हैं, कोई लोग जाते नहीं हैं, कई लोग अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इस चीज़ का निवारण करने के लिए लॉन्च हुई है सेरेब्रो, भारत की पहली नॉन इन्वेजिव ब्रेन इंजरी डायग्नोस्टिक टूल। यानी बिना आपके ब्रेन के अंदर एंटर किए, बाहर से ही स्कैन करेंगे वो ऑब्वियसली। तो भारत में कंकशन बहुत होते हैं, जिसमें व्हीकल से गिरना या रोड एक्सीडेंट 60%, नॉर्मली गिर जाना 20 से 25%। तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, इंटरनली कभी कभी हो जाती है, आपके बिहेवियर चेंज हो सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सेरेब्रो को लॉन्च किया गया। सेरेब्रो हैंड हेल्ड पोर्टेबल डिवाइस है। ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करता है, जिसमें मशीन लर्निंग पहले से होती है। तो इससे होता ही है, इससे पहले से कई चीज़ें ट्रेंड किया जा चुका है कि भाई क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो आपको कलर के हिसाब से कोड करके देता है ये कि किस लेवल पर इंजरी है। अब से एमआरआई कराओगे तो आपको दिखेगा भाई डॉक्टर बाहर से देख रहा है, आप अंदर गए हो, रेडिएशन हो सकता है। इसमें कोई रेडिएशन का केस नहीं है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़रा महंगा भी नहीं है, कलर कोडेड आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ये इतना ज़्यादा सेफ है कि प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फेंट्स तक पे यूज़ किया जा सकता है। ये अनस्किल्ड पर्सन जो है, जिसको नहीं पता, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए केवल 10-30 मिनट की आपने ट्रेनिंग करी, आधा घंटा ट्रेन कर दिया कैसे इसको यूज़ करना है, उसको यूज़ कर पाएंगे। तो एम्बुलेंस हो गया, ट्रॉमा सेंटर्स हो गए, कोई गांव के क्लिनिक हो गए, वहाँ किसी को चोट लगी तो तुरंत स्कैन करके आपको पता लग गया कि नहीं, कोई सीरियस गंभीर समस्या नहीं है। तो इससे टाइमली डायग्नोसिस होगा, क्योंकि जो सीटी होता है, सीटी स्कैन और एमआरआई जो होते हैं, ये हर जगह उपलब्ध नहीं है, बहुत खर्चीले हैं और आप हर चीज़ पे इसका इस्तेमाल कर नहीं सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। तो सेरेब्रो एक ऐसा डायग्नोस्टिक टूल है जिससे आप इन सभी इंजरीज को पहले ही पहचान सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इंडिया के आईसीएमआर द्वारा लिया गया। किसके साथ मिलके? तो एम्स, निम्हांस बेंगलुरु और बायोस्कैन रिसर्च के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। क्या करेगा ये? जैसे गन की तरह ब्रेन को एक तरह से स्कैन करके आपको रिजल्ट दे देगा, कलर कोडेड, कि भाई क्या स्थिति है, क्या अभी हालात है। अब सेरेब्रो से होता क्या है? तो इससे सपोर्ट मिलेगा, आप एडॉप्शन इसको कर सकते हो, मिलिट्री में आप और ज़रा बेहतर सेंटर्स बना सकते हो। तो ये अच्छा काम होगा हर क्षेत्र के लिए, ठीक है। और ये भारत के ऊपर जो बर्डन है वो कम करेगा। हेड इंजरी से हर साल लगभग कहा जाता है बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाती है। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग ब्रेन इंजरी से सफ़र करते हैं, पर वो इसको डायग्नोज नहीं कर पाते। इससे जो क्लास को कोमाक स्केल है वो कम हो जाएगा। आप सीटी एमआरआई जो बहुत महंगा है वो उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। खासतौर पे जो गांव के इलाके हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल तो और बेहतर आप कर सकते हो। तो देखिए, 2 चीज़ें हम और सीखते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या फ़र्क होता है। सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसमें आप एक्सरे का इस्तेमाल करते हो, कंप्यूटर्स के साथ प्रोसेसिंग करके आप बनाते हो एक पूरा इमेज, ब्रेन का आप पूरा इमेज बनाते हो। जिससे हेड में कोई इंजरी हुई, स्कल में कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई ब्लीडिंग हो रही है, कहीं क्लॉट जम रहा है, तो उसका पता लग जाएगा। इसका आप इस्तेमाल चेस्ट के लिए भी कर सकते हो, एब्डोमेन के लिए, हड्डी की इंजरीज के लिए। इमरजेंसी एक्सीडेंट में जहाँ आप गिरते हो तो वहाँ आपका सीटी स्कैन किया जाता है, एक्सरे के थ्रू आपकी पूरी जिस भी बॉडी पार्ट का आपको पूरा रिव्यू चाहिए वो वहाँ से मिल जाता है। बहुत जल्दी, कुछ मिनटों के अंदर हो सकता है, और इमरजेंसीज में बहुत काम आता है। लेकिन एमआरआई ऐसा है जो 30 से 60 मिनट लेता है। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है, रेडियो वेव्स के थ्रू आपकी डिटेल्ड इमेज निकाली जाती है। तो ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई इंजरी है, ट्यूमर है, या सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, जॉइंट, लिगामेंट, कार्टिलेज में कोई दिक्कत है, या किसी को स्ट्रोक आने की समस्या, या फिर ब्रेन हैमरेज होने की समस्या है, उन सभी चीज़ों में एमआरआई ज़्यादा बेहतर ऑपरेट करता है। तो अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, हड्डी टूटी है या ब्लड क्लॉट कहीं पर हो रहा है चेस्ट या एब्डोमेन, तो आप सीटी स्कैन कराते हो। लेकिन आपको डिटेल अगर चाहिए तो आप एमआरआई कराते हो, ताकि वो ओवरऑल पूरी पिक्चर मिल जाए। तो एमआरआई आपको सॉफ्ट टिश्यूज के मामले में, नर्व्स के बारे में, ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा बेहतर डिटेल दे पाता है। और सीटी स्कैन हड्डियों के बारे में, ब्लीडिंग के बारे में ज़्यादा बेहतर डिटेल देता है। एमआरआई से सस्ता होता है
सीटी स्कैन एमआरआई बहुत महंगा होता है। सीटी स्कैन में आपको रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है एक्सरे की वजह से, और इसलिए बार बार स्कैन कराने नहीं कहा जाता है एक बार स्कैन कराओ, फिर कुछ टाइम तक स्कैन मत कराओ। ये बार बार आप स्कैन कराओगे तो आपको रेडिएशन का खतरा हो सकता है। एमआरआई में रेडिएशन नहीं होता, लेकिन फिर भी जिनके पास मेटल इम्प्लांट्स है या फिर जिनके हार्ट में पीस मेकर्स हैं, उनको कहा जाता है कि आप इसको मत यूज़ करो। कई लोग यानी मशीन के अंदर इसमें पूरी तरह से आप घुसते हो एमआरआई के अंदर, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया भी हो सकता है, लोगों को डर लगता है उसके अंदर आने के टाइम में। और कई बार बच्चों के इसमें कहा जाता है, इन्फेंट और प्रेग्नेंट वुमेन को इससे दूर रहने के लिए थोड़ा सा। तो इसलिए रेडिएशन नहीं होता, पर ये भी थोड़ा सा आप देख सकते हो एक मन में खतरा उत्पन्न तो करता ही है। तो इसीलिए हमने सेरेब्रो डेवलप किया जो नॉन इन्वेजिव है, जो कि कोई रेडिएशन जहाँ नहीं होता, तो बेहतर तरीके से आपको डायग्नोस्टिक करके दे पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सीटी स्कैन और एमआरआई को रिप्लेस कर देगा, ये बस उनको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गई सेरेब्रो की बात। अब देखते हैं कुछ सवाल। युद्धाभ्यास इज एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो इट्स रॉन्ग। वाई? बिकॉज इट इज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। अफगानिस्तान शेयर्स विद नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री विद किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। नो। किसके साथ शेयर करता है बताइए? किर्गिस्तान के साथ, कजाकिस्तान के साथ नहीं करता भाई, तजिकिस्तान के साथ शेयर करता है। और ऊपर तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर तजिकिस्तान, ऊपर आपका उज्बेकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ना कि किर्गिस्तान कजाकिस्तान के साथ। विक्रम 32 भारत ने नहीं बनाया है, किसने बनाया है? इसरो ने बनाया है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? तो नीति कर रही है, ना कि साइंस एंड टेक। युद्ध कौशल 3.0 जनरल ऑफिस कमांडिंग गजराज क्रॉप्स ने शुरू किया था इस बार। बिल्कुल ये सही जवाब है। तो एक सही, बाकी सारे गलत। आई होप आपने सही आंसर्स पिक किए होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।